उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा और बोला, चाहे 500 करोड़ रख दो या 1000 करोड़ रख दो, मैं इंडिया में नहीं रहूंगा, ये देश रहने लायक है ही नहीं। मेरी आंखें एकदम चुंधिया गई और फटी की फटी रहेगी। मैं उसकी तरफ देखता रहा, आखिर ये कह क्या रहा है। इसी देश में पैदा हुआ है और 1000 करोड़ दे दें तो भी इस देश में नहीं रहेगा, ऐसी क्या खामी इस देश में। लेकिन जो उसने बात बताई उसने मेरे को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये कहानी एक ऐसी है कि आप इस पूरी स्टोरी को सुनोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के देश हैं, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, ये हमसे इतना आगे क्यों हैं। जापान हमसे इतना आगे क्यों निकल गया, चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया, और हम जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था वो पीछे क्यों रह गया। ये कहानी आपको ये बताती है। और यही उसने कहा, ये जो कारण थे, ये 1000 करोड़ रुपये दें तो भी वो इस देश में नहीं रहेगा। दरअसल हरियाणा का एक लड़का, हरियाणा के गांव का लड़का, वो इंडिया से चला गया इंग्लैंड में, और एक कनाडा की लड़की वो भी इंग्लैंड में रहती थी और पढ़ने के लिए आई थी या पता नहीं किस काम के लिए। उन दोनों में वहाँ फ्रेंडशिप हो गई, वहाँ शादी कर ली। शादी के बाद वो लड़की बोली, अब हम दोनों कनाडा चलेंगे यहाँ इंग्लैंड से और कनाडा में रहेंगे। तो फिर वो दोनों ने शादी कर ली थी। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो इंडिया आ गए, हरियाणा आ गए। और हरियाणा में वो लड़का जींद जिले के गांव का रहने वाला था, तो जींद में आ गए। मैं जींद में उस समय एक अखबार में ब्यूरो चीफ होता था। मेरे ऑफिस में आए वो, और डीसी ऑफिस की तरफ से भेजे गए कि आप वहाँ चले जाइए और न्यूज़पेपर में आपको एक ये पूरा उनको एक दे दिया गया मैटर कि आपको पब्लिश करवाना पड़ेगा। तो वो ऑफिस में आए तो वो लड़का और साथ में वो इंग्लैंड वाली उसकी वाइफ और कनाडा वाली और साथ में उसके पिताजी थे, वो तीनों आए। तो उस जो उन्होंने कागज़ दिया कि ये पब्लिश करना है, तो उसमें एक स्टैंप लगनी थी डीसी की। हरियाणा में जो डीसी होता है डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, दूसरे स्टेटों में उनको कलेक्टर बोल देते हैं। तो उसमें एक स्टैंप लगनी थी डीसी ऑफिस की, वो नहीं थी। तो लड़के का फादर बोला, आप दोनों यहाँ बैठो और मैं डीसी ऑफिस में जाके वो स्टैंप लगवा के लाता हूँ। तो दोनों बैठ गए, वो कनाडा वाली लड़की और वो उसका जो हस्बैंड था, जो लड़का था हरियाणा का, वो। तो मैंने चाय बनवा दी उन दोनों के लिए, बातें करते रहे। तो बात करते करते मैंने उसको ये कह दिया लड़के को कि कितने साल से रह रहे हो इंग्लैंड में। बोला जी 10 साल हो गए। पैसे वैसे भी उसने खूब कमा लिए। तो बोला जी अब हम 1.5 महीने से यहाँ आए हुए हैं और अभी हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। तो मैं बोला, मैं यार 1.5 महीने से आप चंडीगढ़ में रह रहे हो तो आप कंटिन्यू इंडिया में रहो ना, यहाँ कोई स्टार्टअप शुरू करो, यहाँ के 100-200 हज़ार बच्चों को रोज़गार दो, इतना अच्छा खासा पैसा आपने कमा लिया है, तो वहाँ क्यों रह रहे हो। ये बात कहते ही एकदम उसको गुस्सा हो गया, उसका बीपी हाई हो गया, पारा चढ़ गया उसको। उसने बेच से मुक्का मारा, बोला जी चाहे 500 या 1000 करोड़ रुपए रख दो, मैं इंडिया में नहीं रहूँगा। मैं कहा यार ऐसी क्या बात होगी, तू इसी माटी में पैदा हुआ है, यहीं से पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, उसके बाद तू इंग्लैंड गया है, ऐसी इस देश में क्या कमी है। तो उसने जो एक एक करके वो गिनाता गया ना, तो मेरे को भी सोचने पर मजबूर हो गया। मैं यार बातें तो ये सही कह रहा है। वो बोला, वो जो लड़की थी ना कनाडा वाली, जो उसकी वाइफ थी, बहुत स्मार्ट थी। उसकी हाइट होगी कम से कम भी 5 फुट और 8-9 इंच के आसपास, बड़े अच्छे लंबे और बिल्कुल सरहरा बदन, ऐश्वर्या की तरह, कैटरीना की तरह, और बहुत सुंदर थी। 2 घड़ी देखता रहे। बोले जी मैं अभी इसको सिविल हॉस्पिटल में हम गए और मेडिकल करवाना था हमें। तो जैसे ही हम मतलब हॉस्पिटल में वहाँ गुजर रहे थे, डॉक्टरों के पास जा रहे थे, इधर जा रहे थे साइन करवाना, स्टैम्प करना, तो बोला कि आदमी तो छोड़ो, बोला औरतों ने ही घूर घूर कर इसको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, बोला इसकी आंखों में पानी आ गया। नो बोला जो औरत इसको देखे घूर रही है, इसी को घूर रही है और घूरते जा रही है, ऐसे घूरते जा रही है। नो बोला जी हम वहाँ 1 घंटा हमें लग गया हॉस्पिटल में, और बोला ये इससे ना रहा नहीं गया, बिल्कुल रोने को होगी, परेशान कर दिया घूर घूर के। बोला ये मतलब उस दिन मेरा हॉस्पिटल में ना मैं ही जानता हूँ कैसे 1 घंटे तक उसको लेके रहा। बोले यार ठीक है। तो दूसरा उसने ये कहा, नोबले जी मैं इस देश में इसलिए नहीं रहना चाहता, मैं 10 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। इंग्लैंड में आज तक किसी आदमी को ये नहीं पता कि मेरी जाति क्या है, मेरी कास्ट क्या है। सबसे मेन कारण उसने ये बताया कि किसी को नहीं पता मेरी जाति क्या है, किसी को ये नहीं पता मेरा धर्म क्या है।
यदि वहाँ के लोग मुझे जानते हैं तो उनको सिर्फ ये पता है कि इस बंदे के अंदर क्वालिटी क्या है, ये क्या काम जानता है, इसके अंदर क्वालिटी क्या है। अनुला जी, हमारे इस देश में अब जो भी कुछ होता है सबसे पहले उसकी कास्ट देखी जाती है। एडमिशन होगा तो भी कास्ट के बेस पे, नौकरी मिलेगी तो कास्ट के बेस पे, हर चीज़ में कास्ट, दफ्तरों में कास्टिज्म चल गया। अब तो अनुला कि पिछले 10-15 साल से तो इस देश में जात और धर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस देश में रहना मुश्किल है। मैं कोई 1000 करोड़ रुपए दे तो मैं इस देश में नहीं रहूँगा, और जब तक इस देश में कास्टिज्म रहेगा और धर्म का ये बोलबाला रहेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह हम पिछड़ों की श्रेणी में रहेंगे। देखो, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में भी कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सबको पता है कि हमारे यहाँ चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी किसी देश में चले जाओ, जातीय आधार पर हर जगह खूब जमकर भेदभाव हो रहा है। हमारे देश में कम से कम भी ये मान के चलें 6500 से ज़्यादा जातियाँ हैं और 3500 साल से कुप्रथा चली आ रही है। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव है, आदमी आदमी से दुश्मनी बढ़ रही है, और देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो जातीय प्रथा है, जातीय सिस्टम है। और छोटी जातियां हैं, जातियों का वर्गीकरण हुआ, कोई कह रहा है कि मनुस्मृति के आधार पर हुआ, कोई कह रहा है वेदों में ये लिखा गया था, अलग अलग बातें थी। लेकिन आज जो जातीय सिस्टम है, जो लोअर तबका है, उसको हम जो तुच्छ नज़रों से देखते हैं, श्रम का सम्मान नहीं करते, लेबर का जो सम्मान नहीं है, उसके चलते हुए देश पिछड़ा हुआ है। आज जो सबसे छोटा आदमी है, जो निचली कतार में है, उसको उसके जाति के आधार पर आरक्षण ना देकर उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। एक ही जाति में यदि कोई करोड़पति है तो आरक्षण का फायदा वो उठा रहा है, लेकिन वो लोअर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो देश में बहुत सारा बदलाव की जरूरत है, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। पूरा आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण का सिस्टम लागू हो, ये जातीय सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सब एक हैं, सब समान हैं, सबको समान भाव से, समान नज़रों से देखा जाए तो ये देश दोबारा विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो आप आंकड़े उठा के देख लिए, पिछले 15 साल में इस देश से कितने लाख लोग पलायन कर चुके हैं, विदेशों में PR ले रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर वहीं सेटल हो रहे हैं, अपनी फैमिली को वहीं सेट कर रहे हैं। यानी इस देश का जो सिस्टम है, जाति और धर्म के आधार पर जो देश के विकास में, जो समाज के विकास में जो बाधा बन रहा है, उसके चलते माहौल बिगड़ रहा है और दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, और जब से जातीय राजनीति ने जातीय सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है, और ज़्यादा मतलब खतरनाक विध्वंसक रूप दे दिया है। कास्ट के आधार पर राजनीति हो गई है, धर्म के आधार पर राजनीति हो गई है। अब तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब स्टेट वाइज जाति और धर्म की राजनीति कर रही हैं। हरियाणा में है, वहाँ जाट नॉन जाट हैं, और यूपी में है यादव नॉन यादव हैं। आप महाराष्ट्र में करेंगे मराठे नॉन मराठे करेंगे। तो जातीय आधार पर जो राजनीति, धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है, उसी का परिणाम है कि ये देश लगातार पीछे जा रहा है। आंकड़ों में बेशक से हम मशगूल हुए कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन वास्तविक हालात सबको पता है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। तो ये हालात हैं इस देश के, आप सब अच्छी तरह समझते हैं। आपका क्या आकलन है, क्या उस लड़के ने जो बात कही उसकी बातों में कितना दम है, आप क्या समझते हैं? अपनी राय दें, कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।